दोस्तों, मैं विनोवर शर्मा, वर्मी कंपोस्ट प्रमोटर, पॉन्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड मैन्योर यूनिट, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मैं कुछ ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इस संदर्भ में आया कि आज के परिवेश में जितने भी विकृतियां हमारे समाज में आ रही हैं उस पर कुछ प्रकाश डाल देता। विकृतियां ये हैं कि जो बिल्कुल निकम्मा, असहाय, जिसको कोई सामर्थ्य नहीं, वही व्यक्ति देश को सपना दिखाता है। चाहे इसके बहुत से उदाहरण हैं हमारे समाज में। हमारे बहुत से पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत से राजनीतिक लोग हैं जो अपने विचारों को देते हैं और सपना दिखाते हैं, नीतियां बनाते हैं। नीतियां बनाने के बाद उसको क्रियान्वयन करते हैं और शासन नीति बनाता है और क्रियान्वयन करते हैं प्रशासन। प्रशासन के लोग के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक, सामाजिक, विभिन्न प्रकार के एजेंडे होते हैं। उस एजेंडे में हम सभी लोग, हमारे समाज के सभी गरीब, अमीर, धनसेठ और गलत सोच रखने वाले लोग, दूसरे को प्रभावित करने वाले लोग, सभी लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं इस नीतियों से। हम फोकस करना इस बात पर चाह रहे हैं कि समाज में उन पेरेंट्स को, वह माता पिता जो किसी न किसी कारण से वो सक्षम हैं, बौद्धिक हैं या गरीब हैं, हमें विचार इस पर करना है कि यदि वो गरीब हैं तो भी वो अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। यदि वो अमीर हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, सामर्थ्यवान हैं, खेतिहर हैं, किसान हैं, तो भी वो अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। यथासंभव अपने बच्चों को अच्छी तरह से संस्कार देना और परवरिश करके उसके भविष्य को बनाना, गार्जियन या माता पिता उसको निभा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में विकृतियां क्या है कि एक माँ बाप जो सामर्थ्यवान है, अध्यापक है, नौकरी पेशे में है, बिजनेसमैन में है, वो सामर्थ्यवान है और अपने बच्चे को जो हाई स्कूल पास हुआ, 8 पास हुआ या इंटर कर लिया या बीए बीएससी कर लिया या जो भी हायर लिटरेट की डिग्रियां हैं वो ले लिया और उसको डोनेशन दे करके या एन के एन प्रकार पैसा दे करके किसी तरह से वो नौकरी दिला देता है उसको। आज के समाज में ऐसा ही हो रहा है। हमारे राजनीतिक और राजनीतिकरण की कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जो भ्रष्टाचार को रोक सकी हो। चाहे 1947 से आज तक की कहानी ले लो, हर जगह ये सुनने में आता है कि ये फला व्यक्ति ने 6 लाख रुपया दिया, फला व्यक्ति ने इतना रुपया दिया, फला व्यक्ति ने इतना रुपया दिया, नौकरी पा गया। तो जो व्यक्ति पैसा दे करके नौकरी कर रहा है या जो व्यक्ति पैसा दे करके नौकरी पा गया, तो वो आज के युग में और इस समय वो नौकरी करते करते कुछ कमा लिया तो वो इतना समझदार हो गया कि दूसरे को भी समझदारी दिखाता है, दूसरे को आईना दिखाता है। वह गार्जियन, वह माता पिता जो अपने बच्चे को पूर्ण रूप से पढ़ाते हैं या पढ़ाने की सोच रखते हैं या बढ़ाने की सोच रखते हैं, अगर वो सामर्थ्यवान नहीं है तो वो घूस नहीं दे पाए
वो पैसा नहीं दे पाए, वो समाज में उनके बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो उनके बच्चे कितना हो पढ़ लिख लेंगे, बहुत से अधिक जानकार हो जाएंगे, बहुत से ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, लेकिन नौकरी तो पाए नहीं। तो नौकरी नहीं पाएंगे तो आर्थिक कमज़ोर रहेंगे। तो आर्थिक कमज़ोर रहेंगे तो वहीं पढ़ने वाला व्यक्ति जो नौकरी पैसे से पाया हुआ है वो उसको नसीहत देगा, वो समझाता है, वो बताता है। हैं ऊंची उड़ान उड़ने वाले लोग, ऊंची सोच रखने वाले लोग, वह ये नहीं समझ पाता है कि उसी पेरेंट्स को जिसने पैसा दे करके अपने बच्चे को नौकरी दिलाया, वही लड़का अब अपने बाप से और अपने माता पिता से समझदार हो जाता है। और वो यहाँ तक समझदारी दिखाता है कि वह अपने माँ बाप को कुछ तुच्छ समझता है। बुढ़ापा आ गई उसकी तो उसको तुच्छ समझेगा, उसको जो है कि अवॉइड करेगा, उसकी बात को नहीं समझेगा, और उसको परवरिश करने में, उसकी देख रेख करने में, दवा दारू करने में, दवा दर्पण करने में वो जो है कि वो बोझ समझता है। तो ऐसी कहानी हमारे समाज में, ये राजनीतिक दोष है। राजनीतिक दोष है कि पूरे भारत में चयन प्रक्रिया ऐसी बनी है कि उसकी काबिलियत देखी जाती है कि वो कितना काबिल है, वो कितना पढ़ने में तेज है, या उसकी जो परीक्षा की पद्धतियां हैं, टेस्ट करने की पद्धतियां हैं, किसी भी परीक्षा को में जो है कि कंपटीशन देने की पद्धतियां हैं, वो ऐसी है कि पेपर बन गया है और पेपर में जितना अच्छा से अच्छा नंबर लाया, जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर डाला, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन कर डाला, वह बहुत ही तेज और बहुत ही बौद्धिक है। अभी वो उस प्रश्न को हल करने में चाहे जो भी एन के एन प्रकार में प्रक्रिया लगाए, पेपर आउट करा दे, किसी दूसरे को बैठा करके जो है कि परीक्षा पास कर ले, और किसी माध्यम से घूस दे करके या पैसा दे करके इंटरव्यू पास कर ले, तो वो लड़का उस लड़के से जिसके पेरेंट्स पैसा देने में सक्षम नहीं है उससे तेज हो जाता है। और वही आज के युग में यही जो है कि पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे राज्य में यही प्रक्रिया चल रही है। नौकरी पा गए लोग तो वो समझदार हो गए, उनके पास सामाजिक उत्थान के लिए, गरीबी उत्थान के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए ऐसी कोई भी चयन प्रक्रिया नहीं बनती है और कोई पद्धतियां नहीं बनती हैं जिससे समाज का उद्धार हो सके। हमारे देश के बहुत से महानायक हैं जो गरीबी उन्मूलन पे काम कर रहे हैं। हमारे देश के बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं जो सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग प्रयास करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम समाज में बहुत अच्छा काम कर ले जाएं। राजनीतिक लोग 1947 से गरीबी हटाओ उन्मूलन चला रहे हैं और आज तक गरीबी नहीं हटी। कोरोना काल आ गया, इसके पहले जो है कि जीएसटी लग गई, इसके पहले नोटबंदी लग गई, सब कुछ हो गया। आज के युग में सभी लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, उसके बावजूद जो लोग सक्षम हैं, जो लोग सामर्थ्यवान हैं, वो ये समझ बैठे कि हम तो समझदार हैं, बाकी लोग बुद्धू हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग जो है कि नौकरी नहीं पाए हैं, वो सभी जो बुद्धू हैं। प्रतियोगी युवा परेशान है, तरस खा रहे हैं ये राजनीतिक पद्धतियों के ऊपर। राजनीतिकरण इतना बुरी हो गई है देश में कि कौन रो रहा है, कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं है, या किसकी रोजी रोटी चल रही है, किसकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, इस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत नहीं है, इस पर राजनीतिकरण करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो है ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा रोजगार मिल गया सबको, देश में सब बहुत ज़्यादा रोजगार मिल गया, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सी योजनाएं हैं जो चला रही है। तो ये सभी योजनाओं को, ये सभी जो है कि स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए कितना बढ़िया काम कर रही है सरकार। कोई योजना जब बना दी तो उस योजना की समीक्षा कितना करती है सरकार, और जब समीक्षा नहीं करेगी तो क्या होगा, किस व्यक्ति को, जो लाभार्थी है उसको प्रॉपर रूप से वो काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जो लाभार्थी है उसको प्रॉपर रूप से फल पा रहा है उसका कि नहीं पा रहा, यह बिल्कुल ये गवर्नमेंट नहीं सोचती है।
इस गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधित्व ऐसा नहीं है जो इस बारे में सोचता है। वो बस चिल्लाएगा कि हमने ये योजना चला दिया है, वो योजना चला दिया, हम विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलाप करा रहे हैं। अब स्थिति ये आ गई है प्रतियोगी युवाओं के बीच में और हमारे प्रदेश की सरकार के बीच में कि प्रदेश की सरकार पेपरबाजी करके पेपरबाजी करके बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है, जो प्रतियोगी युवा हैं उसके साथ अन्याय कर रही है। कोई भी रिकॉर्ड इसका सार्थक नहीं है, सिर्फ पेपर में दे देती है कि 28 लाख वैकेंसी मिल गई, इतने लाख विज्ञापन आ गया, इतने लाख जो रोजगार मिल गया। अब वही युवा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कह रही है कि इतने लाख लोगों को नौकरी दे दिए, तो वो युवा भारत में या उत्तर प्रदेश में कहाँ है जो नौकरी पाए हुए हैं? उसको क्यों नहीं गिनती कि इतने लोग जो है कि नौकरी पा गए हैं? चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। इस गवर्नमेंट में तो फीस इतनी ज़्यादा हो गई, गरीब के लड़के कहाँ से फिर जो है कि फॉर्म भरेंगे? ये जो योजनाएं बना रहे हैं लोग, ये कितने अच्छे बुद्धिजीवी हैं, कितने समझदार हैं कि देश के उत्थान में या गरीबों के उत्थान के लिए क्या काम कर रहे हैं। 0% काम है इनका। देश के युवा को अब जागने की ज़रूरत है और देश के समाज को अब समझने की ज़रूरत है कि यह सरकार अपने ही युवा से, अपने ही पेरेंट को लड़ा रही है। हमारे देश के जो बौद्धिक लोग हैं, रिटायर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो टीवी और अखबार पढ़ करके ये समझ पाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेरोजगारों के लिए बहुत सी नौकरी दे दी, पूरी नौकरियों की भरमार हो गई। रिटायर हैं तो पेपर पढ़ेंगे, रिटायर हैं तो वो घर में बैठकर टीवी देखेंगे, और टीवी से और अखबार से यह तो दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। जमीनी स्तर पर कितना काम कर रही है। और वहीं गार्जियन अपने लड़के को यह समझेगा कि यह तो निकम्मा है कि पैसा ले लेकर के तैयारी करता है, पढ़ता है, फॉर्म डालता है कि नहीं डालता, नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है, नौकरी कहाँ है इसके पास। वहीं गार्जियन पूछेगा कि तुम पैसा लेकर के बर्बाद कर रहे हो, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, जबकि भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी ज़्यादा नौकरियां दे दी। पूरे पेपर में 28 लाख, 25 लाख, 35 लाख हैं जो है कि नौकरियां मिल रही हैं, बट रही है। पेपर में दे दिया कि बहुत बढ़िया लोग जो है कि नौकरी कर रहे हैं। और वो पेरेंट्स अपने लड़के से पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो और तुम जो है कि एक भी परीक्षा नहीं निकाल पाए, तुम्हारी परीक्षा कहाँ गई, तुमको नौकरी नहीं मिली। तो वो ये समझेगा कि सरकार सही है और हमारा लड़का ही गलत है, पैसा बर्बाद कर रहा है, पैसा जो है कि ले करके और तैयारी कर रहा है। ग्रामीण परिवेश के सभी लड़के अर्बन एरिया से जहाँ रह करके तैयारी करते थे वो पलायन करने लगे कि घर के लोग तो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो अपने लड़के को पैसा नहीं दे पा रहे हैं तैयारी करने के लिए। और पूरे कार्यकाल बीत गया और न तो शुद्ध विज्ञापन आया और न ही मंशा बदली है कमीशन का, आयोग का, कि वो ट्रांसपेरेंसी करे। और सरकार चिल्ला रही है कि कहीं सभी जो है कि पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया होगी। तो इस चयन प्रक्रिया को समझने के लिए सभी युवाओं को एकमत होना पड़ेगा। सभी युवा इस बात को समझें कि वास्तविकता क्या है, सरकार की नीयत क्या है और सरकार क्या चाहती है हमसे। अभी चुनाव आ जाएगा तो पोलराइजेशन होगा, जो है कि हिंदू मुस्लिम पे और सभी जो है कि धनी अमीर, गरीब अमीर के सापेक्ष लड़ाई लड़ते हैं लोग, जातिवाद पे लड़ाई लड़ते हैं लोग। लेकिन चाहे 1947 से आज तक की समीक्षा करो तो कोई भी ऐसी नीतियां नहीं है जो ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शी के साथ युवाओं के हक की बात करता हो। हम पूरे चयन प्रक्रिया को दोषी मानते हैं। जो सामर्थ्यवान है, संसाधन युक्त हैं, वो तैयारी करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, कंपटीशन में आएंगे। जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिनके पेरेंट्स पैसा नहीं दे सकते हैं,
वह तेज होने के बावजूद भी, समझदार होने के बावजूद भी, पढ़ने में सक्षम होने के बावजूद भी उन संसाधन युक्त युवाओं से टक्कर नहीं दे सकता है। वो संसाधन युक्त युवाओं के योग्य काम करने में सफल नहीं हो सकता है। उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, उनसे कोई प्रतियोगिता नहीं है। चयन प्रक्रिया को सुधारो। अदरवाइज इस तरह से जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, अगर ओवर एज हो रहे हैं और ओवर एज हो गए तो वह भविष्य में क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत अधिक पढ़ लिख लिया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन की तैयारी कर लिया तो वो बौद्धिक हो गया, समझदार हो गया, आर्थिक मजबूत नहीं हुआ है, बस इतना ही है। वह राजनीतिकरण में राजनीति करने वाले लोगों को समझाने की क्षमता रखता है और वो समझा सकता है बढ़िया से। ग्राम प्रधान का चुनाव आ गया, आचार संहिता लागू हो गई। अभी तारीख निर्धारित हो जाएगी तो आचार संहिता लागू हो जाएगी। ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, बीत जाएगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो गई पहले से ही। कार्यकाल खत्म, जिम्मेदारी खत्म, चुनाव की तैयारी होगी। फिर उत्तर प्रदेश में भी महाभारत शुरू हो जाएगा, चुनाव दंगल शुरू हो जाएगा। सभी पार्टियां अपना अपना जो है कि दावे करने लगेंगी। युवाओं का भविष्य कहाँ गया? जिन युवाओं का विज्ञापन न निकलने के कारण 5 साल बीत गया, वो 5 साल की वापसी कौन करेगा? और ये किसी के हक की बात है, ये नियम पद्धतियों के अनुकूल है। विज्ञापन निकालना, नौकरी सृजित करना या रोजगार सृजन करना, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार को ये करना पड़ेगा, ये चीज नहीं। अदरवाइज क्या होगा? कौन प्रतिनिधित्व करेगा इस तरह से सरकार का? जितने पढ़े लिखे युवा हैं, यदि वो सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान परिवार से हैं तो भी ठीक है, गरीब परिवार से हैं तो भी ठीक है, वो पढ़ें और अपने सत्यता को पहचानें, अपने असलियत को पहचानें और कैसे समाज में प्रतिनिधित्व जागेगा, कैसे समाज में नेतृत्व पैदा होगा जो इस तरह की विकृतियों को दूर किया जा सके, उस पर विचार करें। अब वह समय आ गया है कि आप नौकरी न ढूंढो, रोजगार न ढूंढो, बल्कि रोजगार सृजन करने के लिए इस गवर्नमेंट को या आने वाले गवर्नमेंट में कैसे लोग शामिल होंगे, उस पर विचार करो। आने वाले समय में कैसे लोग आना चाहिए चुनाव में, कैसे लोगों को विधानसभा में पहुंचना चाहिए, इस पर विचार करो। जितने युवा हैं ये जागिए, समझिए और इस पर विचार करिए कि विधानसभा में, लोकसभा में, ग्राम सभा में कैसे प्रतिनिधित्व आना चाहिए और उस प्रतिनिधित्व को खरीदिए, उस प्रतिनिधित्व को पैदा करिए जिससे अच्छी तरह से समाज का उद्धार हो सके। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ लिख करके आप सरकार को दोष देंगे, पढ़ लिख करके विज्ञापन ना आए तो आयोग को दोष देंगे, तो ये नहीं चलेगा। और इससे, इस तरह के दोष देने से समाज में कुछ भी होने वाला नहीं है, जब तक कि नीतियां बनाने वाला सुचारू रूप से बौद्धिक और समझदार न हो। टॉप मोस्ट बैठे हुए जितने नेता हैं, सभी नेता नहीं करते काम। नीति बनाने वाला मंत्रिमंडल करता है, विधानसभा करता है, पार्लियामेंट सांसद करता है, सब करते हैं। तो नीति ये बनाएंगे, इम्प्लीमेंट तो जो है कि आपके प्रशासन करता है। तो नीति बनाने वाला अगर सही होगा, नीति बनाने वाला अगर समझदार होगा, तो हमारा देश जो है सर्वगुण संपन्न होगा। देश के युवाओं के साथ गद्दारी हो गई, वह बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। भविष्य में
यही युवा भविष्य के निर्माणदाता होते हैं, भाग्य विधाता हैं। तो जो ओवर एज हो गए, मैं उनको स्वागत करता हूं कि अब वह देश के प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी निभाएं, देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखें। अदरवाइज हर व्यक्ति कमीशन में, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में या जितने आयोग हैं सभी में अपने बच्चों की सेटिंग करते रहेंगे, नौकरी पाते रहेंगे और संसाधन विहीन लोग तरसते रहेंगे। भ्रष्टाचार हर जगह है, समाप्त नहीं हुआ है, अब भविष्य में होगा भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें स्वार्थ युक्त चलती है। जो सामर्थ्य है वो पैसा फेंकेगा, अपने लड़के का भविष्य बनाएगा। ये मनोवृत्ति है समाज में कि हम उत्थान की ओर बढ़ें, हम उठें। अब उसके लिए चाहे गोपनीय रूप से पैसा देगा, चाहे सार्वजनिक रूप से पैसा देगा, लेकिन ये प्रवृत्ति नहीं जा रही है लोगों की कि नहीं पैसा दे करके हम अपने लड़के को नौकरी ना दिलाएं। वाट पास है लड़का, नौकरी पैसा दे करके किसी भी सेक्शन में नौकरी दे देगा, दिला देगा, और वही लड़का धीरे धीरे नौकरी करते करते बाद में वही कहेगा कि हम तो योग्य थे तो नौकरी पा गए। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके गार्जियन खेत बेच करके, किसी से कर्जा ले करके, पैसा दे करके नौकरी दिलाए हैं। हाई स्कूल पास, हमारे साथ हाई स्कूल पास करते रहे लोग, 8 पास करते रहे लोग, नौकरी पाते गए, और आज वो बुद्धिजीवी हैं और समझदार हैं। और समाज में अगर आप एजुकेशन, हायर एजुकेशन करते हो, हायर एजुकेशन लेते हो, तो वही कहेंगे कि बहुत ऊंचे पद की ख्वाहिश रखा था इसलिए पढ़ता गया और आज बेरोजगार है। ये चीज को समझने की जरूरत है। आप इंटरव्यू निकालते हो, रिटर्न निकालते हो, इंटरव्यू के लिए फोन आता है कि नहीं चाहिए इतना लाख रुपया दो तो तुम्हारा जो है कि इंटरव्यू फाइनल होगा। यह प्रवृत्ति क्यों जन्म ले ली, और इस पर क्यों नहीं विचार करते हैं लोग? और ऐसी प्रवृत्तियां कंटिन्यू चलती आ रही हैं। बहुत से ऐसे सेक्शन है जो जिसमें सिर्फ पैसा दे करके कंट्रेक्चुअल नौकरी कर रहे हैं। हमारा यही गवर्नमेंट कहता है कि बहुत साफ सुथरा समाज है, बहुत साफ सुथरा काम हो रहा है, पारदर्शी हो रहा है। तो मैं सभी बौद्धिक युवाओं से, प्रतियोगी युवाओं से यह अपील करता हूं कि वह जागें, समझें और राजनीतिकरण पर विचार करें। और अगर प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, सक्षम हैं, तो देते रहें, लेकिन राजनीतिकरण को बदलने के लिए नए समीकरण की आवश्यकता है, और नए समाज को बनाने के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोगों को आने की आवश्यकता है, जो समाज को अच्छी तरह से दिशा दे सकें, समाज का कल्याण हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।